11 अप्रैल 1955 हांगकांग एयरपोर्ट एक इंडियन प्लेन जिसका नाम था कश्मीर प्रिंसेस उड़ान भरने वाला था। इस विमान में सिर्फ यात्री नहीं बैठे थे बल्कि एशिया की पॉलिटिक्स का फ्यूचर बैठा था। चीन के बड़े नेता, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट और एक ऐसा सम्मेलन जो एशिया को पश्चिमी ताकतों से फ्री लीडरशिप देने वाला था। लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटों बाद ही एक जोरदार धमाका हुआ। आसमान में आग, समंदर में गिरता विमान और 16 लाशें। दुनिया भर में बस एक ही सवाल, बम किसने लगाया? ब्रिटेन, चीन, भारत, ताइवान, सब शक के घेरे में। और इस भूचाल के बीच भारत का एक ऐसा अफसर सामने आता है जिसका नाम आपने शायद कभी ठीक से सुना भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो नहीं होता तो आज भारत की इंटेलिजेंस फोर्स शायद अस्तित्व में भी नहीं होती। आपको बता दें कि उसी अफसर ने रो की नींव रखी थी। दरअसल 1962 का चीन युद्ध, 1965 का पाकिस्तान हमला, दो ऐसे एक्सपीरियंस जिन्होंने बता दिया था कि भारत को एक सेपरेट फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत है। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी। उन्हें समझ में आ गया था कि देश को एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है जो दूसरे देश में जाकर वहां से सीक्रेट इंफॉर्मेशन लाकर इंडिया को दे। ऐसे में एक फैसला लिया गया और एक ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई। और जब ऑर्गेनाइजेशन को शुरू किया गया तो इसकी कमान सौंपी गई थी। उस अफसर का नाम था RN काव। RANW का एक ही मिशन था कि भारत की फॉरेन पॉलिसी की हितों की रक्षा करना, दुश्मनों की चालों को अनवेल करना, दुनिया भर में भारत के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस शील्ड तैयार करना। वैसे तो रो के कंधों पर बहुत भारी जिम्मेदारियां होती है, जैसे विदेशों में भारत की आंख और कान बनना। रो दुनिया भर में फैले उन एविडेंस को कलेक्ट करता है जो भारत की फॉरेन पॉलिसी और सेफ्टी के लिए बेहद अहम होता है। दुश्मन देश की प्लानिंग हो या किसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन की चाल, रो पहले से जानता है और भारत को सेव करता है। इसके साथ ही जब भारत के बॉर्डर के बाहर कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पनपता है तो रो उसका मैप तैयार करता है, कौन सी जमीन पर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भारत के खिलाफ क्या साजिश रच रहा है। इसकी पूरी पिक्चर है ना वो सरकार को मिलती है केवल रो की रिपोर्ट के बेसिस के हिसाब से। इसके साथ ही चाहे दुश्मन बाहर हो या दुश्मन देश का जो एजेंट है ना वो भारत के अंदर हो, रो हर उस ताकत पर नजर रखता है जो भारत को है ना नुकसान पहुंचाना चाहती है। रो साजिशों को वहीं रोक देता है जहां वो जन्म लेती है। आपको बता दे रो ने ना केवल भारत को मुसीबत से बचाया बल्कि विश्व का है ना नक्शा भी बदल कर रख दिया है। 1971 में जब भारत युद्ध के मैदान में फंसा हुआ था ना तब रो ने ही तो एक नए देश को जन्म देने में भारत का साथ दिया था। दरअसल 1960 के दशक के आखिरी साल में पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान जो बाद में बांग्लादेश बन गया। 25 मार्च 1971 पाकिस्तान ने ऑपरेशन सर्च लाइट चलाकर पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार शुरू कर दिया। लाखों लोग है ना अपना घर छोड़कर भारत की ओर भागने लगे। रो के प्रमुख RN काव ने आने वाले तूफान को पहले से ही भाप लिया और यहीं से जन्म हुआ मुक्ति वाहिनी का। रो ने उन्हें सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी बल्कि हथियार, रेडियो, लॉजिस्टिक सपोर्ट और स्ट्रेटेजी भी सिखाई। ये ऑपरेशन भारत के पूर्वोत्तर में बांग्लाभाषी अफसरों और एजेंटों की विशेष टीम के जरिए ऑपरेट हुआ। इस बीच रो ने पूरी पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी फौज के हर मूवमेंट की है ना बारीकी से नजर रखी। कहाँ तैनात है, कौन सा ब्रिज इस्तेमाल करने वाला है, रेडियो नेटवर्क कहाँ है, कौन से ठिकाने एक्टिव है, इन सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर इंडियन आर्मी तक पहुंचाया। रो ने सोवियत संघ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने में कॉन्फिडेंशियल रोल निभाया था। इसी का रिजल्ट था 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान जनरल AK नियाजी ने भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने ढाका में ना आत्मसमर्पण कर दिया और 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भी आत्मसमर्पण किया जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। बांग्लादेश की आजादी रो की पहली और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री थी। ये एक ऐसी विक्ट्री थी जिसने रो को वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ इंटेलिजेंस एजेंसियों की कतार में खड़ा कर दिया। रो का स्ट्रक्चर बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बिल्कुल अलग है। ये ना किसी मिनिस्ट्री के अंडर है ना किसी सोसाइटी के, ये सीधे है ना प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, प्राइवेसी, स्ट्रेटेजिक फ्रीडम। पर ऐसा क्यों होता है? जब एक इंटेलिजेंस एजेंसी कई मिनिस्ट्री से होकर गुजरती है ना तो जो इंफॉर्मेशन होती है ना वो लीक होने का खतरा उतना ही बढ़ता जाता है। जहां देरी हुई वहां देश की सेफ्टी भी ना खतरे में पड़ जाती है। इसीलिए रो को नौकरशाही से हटाकर सीधे प्रधानमंत्री से जोड़ा गया ताकि सेंसिटिव डिसीजन बिना देरी के
और बिना शोर शराबे के लिए जा सके। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमेरिका की CIA, ब्रिटेन की MI6 में होता है, जहां सीक्रेट इंफॉर्मेशन सीधे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को दी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रो के प्रमुख को कहा जाता है सचिव। ये एक सेक्रेटरी लेवल सिविल सर्विस ऑफिसर होता है और ये किसी भी बात को है ना बंद लिफाफे में पेश करता है ताकि इंफॉर्मेशन केवल उन्हीं को मिले जिसको जरूरत है। वैसे देश भर खर्च किए जाने वाले बजट को तो आम नागरिक अपना टैक्स से देते हैं, तो रो को कितना बजट दिया जा रहा है ये उस टैक्स देने वाले को जानने का अधिकार। अगर आप सोच रहे हैं ऐसा है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सोचिए अगर किसी ऑपरेशन में किसी देश में कितना पैसा खर्च हुआ है ये पब्लिक हो जाए तो वहां तैनात एजेंटों की जान खतरे में पड़ सकती है। पूरा मिशन है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में ना फाइनेंशियल जासूसी एक नया फ्रंटियर बन चुका है। रो ये जानने की कोशिश करता है कौन सी विदेशी कंपनी भारत में निवेश के नाम पर जासूसी कर रही है, कौन सी सा बिजनेस नेटवर्क भारत की तकनीक चुरा रहा है, कौन से NGO या फंड भारत विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं, चीनी कंपनियों की डेटा चोरी हो या किसी इंटरनेशनल बिजनेस समझौते में भारत के खिलाफ छुपा हुआ एजेंडा। रो ने बार बार सरकार को समय रहते चेतावनी दी है। आपको क्या लगता है टिकटॉक क्यों बंद हुआ, PUBG को अचानक क्या हो गया और हुआई को अचानक से अपना बिजनेस क्यों बंद करना पड़ा? इसके साथ ही रो ने IMF और WTO जैसे संगठन में भारत के खिलाफ हो रही लॉबिंग को भी माइक्रो इंफॉर्मेशन एजेंसी जुटाती है ताकि भारत हर मोर्चे पर सतर्क रहे। आपको बता दें कि 2003 का इंडिया गेट बम विस्फोट जिसकी प्लानिंग रो ने समय रहते पकड़ ली, इसकी एक मिसाल है। इसके अलावा 1988 की रात मालदीव की राजधानी माले पर भाड़े के सैनिकों ने कब्जा कर लिया। इनका समर्थन था प्लोट नामक तमिल उग्रवादी संगठन जो श्रीलंका से संचालित हो रहा था। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल मयूम ने भारत से मदद मांगी और तब रो हरकत में आ गया। एजेंसी पहले से ही प्लोट की गतिविधियों पर है ना नजर रख रही थी। जैसे ही क्राइसिस इंफॉर्मेशन मिली रो ने भारत सरकार को तुरंत जानकारी दी विद्रोहियों की संख्या, प्लानिंग, हथियारों के बारे में। पर कई बार रो पर पॉलिटिकल जो आइडियोलॉजी होती है ना उसका भी इफेक्ट पड़ता है, जिससे न्यूट्रल इंटेलिजेंस एनालिसिस प्रभावित होता है। जैसे 1980 के दशक में खासकर मोरारजी देसाई की सरकार के दौरान रो की फंडिंग में कटौती की गई और उनकी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी गई। मोरारजी देसाई ने खुद एक बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि उन्होंने रो को है ना कमजोर करने की कोशिश करी है, क्योंकि उन्हें खुफिया एजेंसियों का ज्यादा गोपनीय कामकाज है ना वो पसंद नहीं था। ये वो दौर था जब रो के कुछ ऑपरेशन है ना वो सीमित कर दिए गए थे। वैसे रोज इतनी इंटेलिजेंस हासिल करना भी आसान काम नहीं है। 2016 उरी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक की। रो ने इस पूरे अभियान के लिए बारीक खुफिया जानकारी दी, जैसे आतंकियों के ठिकाने, संख्या, मूवमेंट पैटर्न। इसके साथ ही 2025 में पाकिस्तान के आतंकवादी कैंप पर किए गए अटैक में भी रो की इंफॉर्मेशन सही पूरा हुआ था। वैसे आपके हिसाब से पिछले महीने पाकिस्तान के जो एजेंट इंडिया में पकड़े गए उनके पीछे इसी इंटेलिजेंस एजेंसी का हाथ है या नहीं, हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं।